मॉर्निंग स्टूडेंट, आज भौतिक भूगोल की क्लास में हम अध्ययन करेंगे नदी द्वारा निर्मित स्थलाकृतियों के बारे में। विद्यार्थियों, भौतिक भूगोल के सिलेबस की जो तीसरी यूनिट है उसमें विभिन्न अपरदनात्मक कार्यों द्वारा निर्मित स्थलाकृतियों के बारे में दिया गया है, जिसमें से प्रतिवर्ष परीक्षा में 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उनमें से अक्सर नदी द्वारा निर्मित स्थलाकृतियों के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। विद्यार्थियों, नदी द्वारा निर्मित स्थलाकृतियों के बारे में ये पूछ लिया जाता है कि प्रवाहित जल द्वारा निर्मित स्थलाकृतियों की विवेचना कीजिए या नदी के अपरदनात्मक कार्यों द्वारा निर्मित स्थलाकृतियों की विवेचना कीजिए, या कई बार क्वेश्चन इस तरीके से पूछ लिया जाता है कि आर्द्र प्रदेशों की स्थलाकृतियों का वर्णन कीजिए। तो विद्यार्थी यहाँ कंफ्यूज हो जाता है कि ना तो प्रवाहित जल के बारे में दिया गया है, न ही नदी के बारे में दिया गया है, और वहाँ लिख दिया जाता है आर्द्र प्रदेशों की स्थलाकृतियों के बारे में। तो विद्यार्थियों, आर्द्र प्रदेशों से तात्पर्य वही है कि जो जल से परिपूर्ण क्षेत्र हो, अर्थात जहाँ पर बहता हुआ जल पर्याप्त मात्रा में हो, अर्थात नदियों की जहाँ पर आवाजाही हो, उस क्षेत्र की स्थलाकृतियों के बारे में हमें वर्णन करना होता है। तो आइए आज हम उसी के बारे में कुछ समझने का प्रयास करते हैं। विद्यार्थी, मैंने यहाँ पर लिखा है नदी द्वारा निर्मित स्थलाकृतियाँ। अब सबसे पहले हम ये समझ लें कि नदी क्या होती है। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया कि जल का एक निश्चित मार्ग में एवं निश्चित दिशा में प्रवाहित होना ही नदी कहलाता है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि प्रवाहित जल को ही नदी कहा जाता है। नदी किसको कहेंगे? प्रवाहित जल को ही, जो एक निश्चित दिशा में और एक निश्चित मार्ग में गुरुत्वाकर्षण के कारण प्रवाहित होता है, वही नदी कहलाएगा। अब हम आगे देखते हैं कि नदियों के अलग अलग प्रकार मैंने यहां पर बताए हैं। जो प्रवाहित जल होता है वो अलग अलग रूपों में हमें नजर आता है सारी नदियां ही हम कहेंगे, क्योंकि निश्चित दिशा और निश्चित मार्ग में बहता है। तो इसमें से एक है स्थायी नदी, अर्थात जो नदियां वर्ष पर्यंत बहा करती है, उसमें साल भर जल का प्रवाह होता है, ऐसी नदियों को स्थायी नदी कहा जाता है। दूसरी है अस्थायी नदी। ये अस्थायी नदियां वो होती है जिनमें वर्षा काल में तो पानी का बहाव अधिक होता है, लेकिन गर्मी के दिनों में इनमें प्रवाह थोड़ा मंद हो जाता है या रुक जाता है। ऐसी नदियों को अस्थायी नदियों की संज्ञा दी जाती है। तीसरी प्रकार की जो नदी है आंतरिक नदी, या जिसे अंतरायिक नदियां भी कहा जाता है। ये ऐसी नदियां होती है जो मरुस्थलीय क्षेत्रों में अंडरग्राउंड होकर के, रेतीले प्रदेशों में भूमिगत होकर के प्रवाहित होती है, जिसको न तो हम अस्थायी मान सकते हैं न ही स्थायी मान सकते हैं। इसलिए ऐसी नदियों को आंतरिक नदी या अंतरायिक नदी की संज्ञा हम देंगे। और एक अंतिम प्रकार की नदी होती है अल्पकालिक नदी, जिसको एमीफिरल रिवर भी कहा जाता है। विद्यार्थियों, इस प्रकार की नदी हमारे गाँव में, हमारे शहरों में हमें कहीं भी देखने को मिल जाती है कि जहाँ कहीं भी तेज वर्षा होती है तो किसी सड़क पर होकर के जल का प्रवाह तेज होने लगता है, और 1-2 घंटे के लिए या थोड़े समय के लिए वो प्रवाह नदी के रूप ले लेता है। तो ऐसे प्रवाह को हम एमीफिरल रिवर या अल्पकालिक नदी की संज्ञा देते हैं। तो ये नदियों के विशेष प्रकार हुए। अब आप आगे देखते हैं कि जो प्रवाहित जल है, अर्थात नदी है, जो नदी के द्वारा धरातल पर अपरदन का कार्य संपन्न होता है। तो नदी धरातल पर समतल स्थापन का कार्य जो करती है वो 3 रूपों में करती है। अब वो 3 रूप नदी के द्वारा अपरदनात्मक कार्य करने के होते हैं, वो कौन कौन से हैं आप देखें। अपरदन, परिवहन और निक्षेपण। विद्यार्थियों, हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि अपरदन से तात्पर्य मिट्टी के कटाव से है। अपरदन का मतलब कटाव से हम यहाँ पर ले सकते हैं। परिवहन का मतलब हम यहाँ बहाव से ले सकते हैं, अर्थात स्थानांतरण, पदार्थ का स्थानांतरण। और निक्षेपण से तात्पर्य हम पदार्थों के जमाव से ले सकते हैं। तो ये 3 प्रकार की क्रियाएं नदी के द्वारा संपन्न की जाती है। अब हम आगे देखते हैं कि नदी अपने अपरदन कार्य में 3 प्रकार की क्रियाएं करती है। नदी का जो अपरदन कार्य होता है वो 3 क्रियाओं द्वारा संपन्न होता है। अब वो 3 क्रियाएं भी आप देख लें, एक है अपघर्षण, एक है सन्निकर्षण
और एक होती है परवाहन। विद्यार्थियों, अपघर्षण क्या है आप इसे समझें बड़े ध्यान से। अपघर्षण होता है कि जब नदी प्रवाहित होती है, नदी के साथ जल बहता है, तो नदी के जल का जो वेग होता है उसी वेग के साथ नदी की तली में बड़े बड़े कंकड़ पत्थर भी लुढ़कते हुए चलते हैं। तो जो बड़े बड़े कंकड़ पत्थर नदी की तली पर लुढ़कते हुए चलते हैं तो वो नदी की तली को कुरेदते हुए चलते हैं। तो नदी की तली के कुरेदने वाली जो प्रक्रिया है, ये प्रक्रिया अपघर्षण कहलाती है। नदी की तली के साथ घर्षण करते हुए जो पदार्थ चलते हैं तो वो क्रिया अपघर्षण की क्रिया कहलाती है। सन्निघर्षण की क्रिया, अब एक तो हमने अपघर्षण में ये पढ़ा कि जो पदार्थ बहते हुए जल के साथ लुढ़कते हैं तो वो तली को खरोंचते हुए चलते हैं, तली को कुरेदते हुए चलते हैं। ये क्रिया तो हुई अपघर्षण की क्रिया। लेकिन जब वो पदार्थ लुढ़कते हुए चलते हैं तो वो पदार्थ आपस में टकराते भी हैं, तो आपस में टकराने से भी उनमें विखंडन होता है। तो उन पदार्थों की आपस में टकराने की जो क्रिया होती है वो क्रिया होती है सन्निघर्षण की क्रिया। पदार्थों के आपस में टकराने की क्रिया, यह क्रिया सन्निघर्षण की क्रिया कहलाती है। और एक अंतिम क्रिया होती है प्रवाहन की क्रिया, अर्थात कुछ महीन कण ऐसे होते हैं, कुछ तत्व ऐसे होते हैं जो जल के साथ घुलकर के उसमें लटकते हुए बहते हैं। तो घुलकर के बहने वाली क्रिया प्रवाहन कहलाती है। घुलकर के बहने वाली क्रिया, यह क्रिया प्रवाहन की क्रिया कहलाती है। तो विद्यार्थियों, नदी के जो अपरदन के कार्य हैं वो 3 क्रियाओं के द्वारा संपन्न होते हैं। और नदी जो, इससे पहले हमने नदी के अपरदन के बारे में पढ़ा है, तो नदियां अपना जो अपरदन करती है वो 2 रूपों में करती है, एक लंबवत अपरदन और एक क्षैतिज अपरदन। उसके बारे में हम आगे चर्चा कर लेंगे। आगे हम देखें विद्यार्थियों, नदी के प्रवाहित क्षेत्र में, अर्थात जो नदी का प्रवाहित क्षेत्र होता है, जिस क्षेत्र से होकर के नदी बह रही है, उसमें अपरदनात्मक एवं निक्षेपणात्मक कार्यों से 2 प्रकार के स्थलाकृतियों का जन्म होता है या निर्माण होता है। अपरदनात्मक स्थलाकृतियों, अपरदनात्मक क्रिया द्वारा, अपरदन द्वारा निर्मित स्थलाकृतियां और निक्षेपण द्वारा निर्मित स्थलाकृतियां, ये 2 प्रकार की स्थलाकृतियां नदी के कार्यों के द्वारा होती है। अब आप देखें कि नदी में जितना भार होगा, नदी की तली में जितना बोझ होगा या भार होगा, उसकी मात्रा बढ़ने पर उसकी अपरदन शक्ति भी बढ़ती जाती है। नदी में जितना पदार्थों का भार होगा, जैसे जैसे पदार्थ ज्यादा होंगे, नदी की अपरदन शक्ति भी बढ़ती जाएगी। और इसकी एक लिमिट होती है। मैंने यहां पर अभी आपको बताया कि नदी में जितना भार होगा उसके अनुपात में उसकी अपरदन शक्ति भी बढ़ेगी, लेकिन इसकी एक लिमिट होती है। उस लिमिट पर आकर के नदी की जो अपरदन शक्ति है वो रुक जाती है। जब नदी में बोझ की मात्रा अत्यधिक हो जाती है, नदी की सहन सीमा से आगे निकल जाती है, तब नदी अपना अपरदन कार्य रोक देती है और उससे उल्टी क्रिया शुरू हो जाती है। अपरदन के बदले निक्षेपण की क्रिया प्रारंभ हो जाती है। अब हम सीधी सी बात करते हैं नदीकृत स्थलाकृतियों के बारे में। नदीकृत स्थलाकृतियों के बारे में, अर्थात नदी अपने अपरदनात्मक और निक्षेपणात्मक कार्यों से जिन स्थल रूपों का निर्माण करती है उनके बारे में हम जान लेते हैं। इन्हीं चीजों के बारे में अक्सर परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो नदी 2 प्रकार के स्थल रूपों का निर्माण करती है, अपरदनात्मक स्थल रूप और निक्षेपणात्मक स्थल रूप। अपरदनात्मक स्थल रूपों में मुख्य रूप से गॉर्ज, इससे भी पहले कई जगह आप लोगों को पढ़ने को मिल सकता है वी आकार की घाटी। आप ये भी स्थल रूप लिख सकते हैं। तो विद्यार्थियों, नदी का जो अपरदनात्मक कार्य है यह 2 रूपों में संपन्न होता है। एक है लंबवत अपरदन
और दूसरा है क्षैतिज अपर्दन। जब नदियां अपने उद्गम से निकलती है, ऊंचे पहाड़ी क्षेत्रों से निकलती है, तब प्रारंभ में लंबवत अपर्दन अधिक मात्रा में होता है और प्रारंभ में नदी के लंबवत अपर्दन का ही परिणाम होती है वी आकार की घाटियां। कि नदियां प्रारंभ में लंबवत अपर्दन अधिक करती है, जिससे उसका जो शेप है वी आकार का हो जाता है। तो ऐसी स्थलाकृति को वी आकार की घाटी कहा जाता है। इसके बाद जो स्थलाकृतियों का प्रारंभ होता है, मैंने यहां पर लिखा है गॉर्ज। तो गॉर्ज वी आकार की घाटी का ही विस्तृत रूप आप मान सकते हैं, अर्थात यह कह सकते हैं कि नदी की तंग एवं गहरी घाटी को गॉर्ज कहा जाता है। नदी की तंग एवं गहरी घाटी को गॉर्ज कहा जाता है। दूसरा जो स्थल रूप है वो है कैनियन। तो कैनियन को हम गॉर्ज का ही विस्तृत रूप मानते हैं, अर्थात गॉर्ज की अपेक्षा अधिक तंग एवं गहरी घाटी कैनियन कहलाती है। हम यहां पर जैसे ये जो स्थलाकृति है ये गॉर्ज की स्थलाकृति होगी, और यदि ये और संक्रिय हो जाए और इस तरह से इसकी स्थिति आ जाए, इसकी गहराई ज्यादा हो, तो ये कैनियन की स्थिति कहलाएगी। और प्रारंभ में सिर्फ ये इस तरह से इसकी गहराई कम हो तो ये वी आकार की घाटी कहलाएगी। तो ये वी आकार की घाटी, गॉर्ज और कैनियन एक दूसरे के ही परिष्कृत रूप हैं, विकसित रूप हैं। तो ये तीन प्रकार के अपर्दनात्मक भू आकार जो लंबवत अपर्दन के कारण विकसित हुए हैं, ये मैंने आप लोगों को बताया। अब जैसे जैसे आगे चलते हैं, जलप्रपात एक भू आकार है कि जब नदियां लंबवत रूप से अधिक ऊंचाई से नीचे की ओर गिरती है, तो इस प्रकार की स्थलाकृति को जलप्रपात कहा जाता है। प्रवाहित जल जब अधिक ऊंचाई से नीचे की ओर लंबवत रूप से गिरता है, तो इस प्रकार से निर्मित स्थलाकृति जलप्रपात कहलाती है। और जलप्रपात की जो स्थिति है वो जैसे ये खड़ा ढाल है, नदियां इस तरह से प्रवाहित होकर के आ रही है, नीचे की ओर गिरेगी और जल का प्रवाह इस तरह से जल उछलेगा, तो इसी स्थिति जलप्रपात कहलाती है। एक जलप्रपात से छोटी उसके बाद वाली जो स्थलाकृति है क्षिप्रिकाएं। क्षिप्रिका यहां आप देख सकते हैं, क्षिप्रिका यहां पर लिखा हुआ है। तो क्षिप्रिका क्या होता है? ये यूं कह लें कि जलप्रपात का अविकसित रूप होता है। जब नदी के मार्ग में, प्रवाहित जल के मार्ग में कोई कठोर शेल आ जाए और नदी के या प्रवाहित जल का जो वेग है उसमें अचानक वृद्धि हो जाए और नदी का जल उछलते हुए चले, तो ऐसी आकृति को क्षिप्रिका कहा जाता है। अर्थात नदी के वेग में अचानक होने वाली वृद्धि, अचानक होने वाली ढाल के कारण जो उसके वेग में वृद्धि हो जाती है, तो ऐसी आकृति को क्षिप्रिका कहा जाता है। आप देख सकते हैं कि जैसे ये प्रवाहित जल आ रहा है, नदी के जल में अचानक थोड़ी सी ये ढाल आ गया, तो ये क्षिप्रिका की स्थिति कहलाएगा। जैसे आप स्थानीय क्षेत्र पर आप जाते हैं, जैसे यहाँ काली सिंधु नदी आप लोगों ने देखी होगी, वहां पर जो पुरानी पुलिया है वहां से नदी का प्रवाह गिरता है थोड़ा सा नीचे, तो उसको हम जलप्रपात नहीं कह सकते, लेकिन नदी के ढाल में अचानक वृद्धि होती है, नदी के वेग में अचानक वृद्धि होती है, तो उसे हम क्षिप्रिका का उदाहरण मान सकते हैं। तो इस प्रकार नदी के मार्ग में कठोर शेल आ जाने के कारण उसके वेग में वृद्धि हो जाने से जो निर्मित स्थलाकृति है वो क्षिप्रिका कहलाती है। अगली जो स्थलाकृति है जल गर्तिका या जलज गर्तिकाएं जिसे कहा जाता है। तो नदी की तली में जो जल की छेदन प्रक्रिया के कारण, क्योंकि हम बहते हुए जल को हम सभी ने देखा है, सभी ने नदियों पर सभी पिकनिक मनाने जाते हैं, तो वहां पर नदी की तली में छेदन क्रिया होती है, छोटे छोटे से भंवर बन जाते हैं, उसमें कंकर फंस जाते हैं, तो वहां गड्ढे हो जाते हैं। तो नदी की तली में जल की छेदन क्रिया से निर्मित गर्त जल गर्तिकाएं या जलज गर्तिकाएं कहलाती है। संरचनात्मक सोपान, जब नदी की तलहटी में
क्षैतिज रूप से कठोर शैलें आ जाती है तो उनसे निर्मित जो स्थलाकृतियां होती है वो सीढ़ियों जैसी होती है, तो ऐसी स्थलाकृतियों को संरचनात्मक सोपान कहा जाता है। एक स्थलाकृति होती है नदी विसर्प। विसर्प का मतलब होता है मोड़, अर्थात नदी जब बल खाते हुए बहे, इस तरह से सर्पिलाकार रूप में बहे तो ऐसी आकार को नदी विसर्प कहा जाता है। जो मोड़ करके घुमावदार रूप में नदियां बहती है तो नदियों के घुमाव ही नदी विसर्प कहलाते हैं। संप्राय मैदान, जब नदी अपनी अपर्दन क्रिया के पश्चात अंत में मुहाने पर पहुंचती है तो उसके बीच की सारी रुकावटें, सारे अवरोधों को वो मिटा देती है और एक समतल प्राय मैदान की रचना हो जाती है। तो एक विस्तृत भूभाग को हम समप्राय मैदान कहते हैं जिसका ढाल बहुत ही कम होता है। तो ये अपर्दनात्मक स्थल रूप नदीकृत स्थलाकृतियों के। अब हम जान लेते हैं निक्षेपणात्मक स्थल रूपों के बारे में। विद्यार्थियों, आप लोगों से परीक्षा में सिर्फ अपर्दनात्मक स्थल रूपों के बारे में भी पूछा जा सकता है, या बड़ा क्वेश्चन पूछा जाए तो दोनों के बारे में भी पूछा जा सकता है। अगर कोई निर्देश ना दिए गए हों तो हमें दोनों का वर्णन करना है, और सिंगल जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो सिर्फ अपर्दनात्मक स्थलाकृतियों के बारे में ही पूछा जाता है। अब हम निक्षेपणात्मक स्थलाकृतियों का भी अध्ययन कर लेते हैं। निक्षेपणात्मक स्थलाकृतियों में सर्वप्रमुख है जलोढ़ शंकु। तो नदियां जब ऊंचे पर्वतीय भागों से मैदानी भागों में प्रवेश करती है तो अपने साथ बहाकर लाया गया मलबा ढेर के रूप में पर्वतों के पदीय भाग में इकट्ठा कर देती है, जिससे शंकु की आकृति की रचना होती है। तो ऐसे ढेर को जलोढ़ शंकु कहा जाता है। दूसरी स्थलाकृति है जलोढ़ पंख। जब नदियां ऊंचे पर्वतीय भागों से निकलकर मैदानी भागों में प्रवेश करती है तो कई बार जो अपना निक्षेप है पंख के रूप में छोड़ देती है, या कई बार ऐसा होता है कि कई सारे जलोढ़ शंकु आपस में मिल जाते हैं और जलोढ़ शंकुओं की आपस में मिलने के कारण जो स्थलाकृति बनती है वो जलोढ़ पंख कहलाती है, जिसका आकार पंखे की तरह हो जाता है। तीसरे प्रकार की स्थलाकृति है डेल्टा की स्थलाकृति। नदियां अपने मुहाने पर निक्षेपण की प्रक्रिया से एक त्रिभुजाकार क्षेत्र का निर्माण करती है, तो उसी त्रिभुजाकार क्षेत्र को डेल्टा कहा जाता है। सबसे पहले डेल्टा शब्द का प्रयोग मिसिसिपी नदी के त्रिभुजाकार क्षेत्र के लिए हेरोडोटस नाम के विद्वान ने किया था, जिसको हम इतिहास का पिता भी कहते हैं। प्राकृतिक तटबंध, ये प्राकृतिक तटबंध की आकृति हम उसे कहेंगे कि जब नदियों में बाढ़ आती है और बाढ़ के बाद जब नदियों का जल उतरता है तो नदियों के किनारों पर मिट्टी के ढेर की दीवारें बन जाती है। तो ऐसी मिट्टी से बनी दीवारें प्राकृतिक तटबंध कहलाती है। गोखुर झील, इस गोखुर झील को छाड़न झील भी कहा जाता है। जब नदियां अपने विसर्प को छोड़कर अर्थात अपने घुमावदार मार्ग को छोड़कर के सीधे मार्ग से प्रवाहित होने लगती है तो नदियों का जो छोड़ा गया मोड़ है, छोड़ा गया जो विसर्प है, वो गोखुर झील के रूप में बदल जाता है। अर्थात जैसे ये इस प्रकार की नदी का ये मोड़ है, अत्यधिक प्रवाह वेग के समय जब नदियां इस मोड़ को छोड़ करके सीधे मार्ग में प्रवाहित होने लगती है तो यहां पर मलबे का निक्षेप हो जाता है और इस क्षेत्र में जल भर जाता है। तो इस आकृति को गोखुर झील कहा जाता है। अर्थात जब नदियां अपने विसर्पित मार्ग को छोड़ करके सीधे मार्ग में बहने लगती है तो इससे गोखुर झील या छाड़न झील की रचना होती है। बाढ़ के मैदान, जब बाढ़ के समय नदियों का जल विस्तृत मैदानी प्रदेश में फैल जाता है और जहां जहां तक बाढ़ का जल फैलता है वो वहां पर जलोढ़ मिट्टी का निक्षेप करती है, तो ऐसे निक्षेपित क्षेत्र को बाढ़ का मैदान कहा जाता है। और अंत में हम बात करेंगे गुम्फित नदी की। ये जो गुम्फित नदी है विद्यार्थियों,
ये कई जगह आपको निक्षेपणात्मक स्थलाकृतियों में पढ़ने को नहीं मिलेगा, लेकिन क्योंकि निक्षेपण की प्रक्रिया के कारण इसका जन्म होता है, इस वजह से मैं यहाँ आपको बता रहा हूँ। गुम्फित नदी वो होती है कि जैसे ऊंचे पर्वतीय भागों से नदियां मैदानी भागों में प्रवेश करती है। जब मैदानी भागों में प्रवेश करती है तो वहां जलोढ़ शंकु जलोढ़ पंख की रचना होती है, अर्थात कई सारा विस्तृत मलबा, मोटे मोटे कंकर पत्थर, फिर उसके बाद उससे छोटे, फिर महीन मिट्टी, इस तरह से नीचे ढेर के रूप में जमा हो जाते हैं। उन मोटे कंकर पत्थरों में नदियां लुप्त हो जाती है, नदियां गायब हो जाती है, और फिर कई किलोमीटर दूर जाकर के या तो झरने के रूप में या जलधारा के रूप में दृश्य होती है। तो ऐसी नदियों को गुम्फित नदी की संज्ञा दी जाती है। तो विद्यार्थियों, ये रहा नदी के अपरदनात्मक और निक्षेपणात्मक क्रियाओं द्वारा निर्मित स्थलाकृतियों के बारे में हमारा अध्ययन। मैंने पूरा प्रयास किया है कि सही और सीधे तरीके से, बड़े आसान तरीके से आप लोगों को इसके बारे में बता दूं। फिर भी आप लोगों को कोई समस्या होती है तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करें, आपकी समस्या का निदान किया जाएगा। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।